Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर भी अगेन आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर फॉलोवर्स हैं, आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन को। तो आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, बहुत क्रिस्प वे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आज का सेशन क्यों छोटा रहेगा, देखो कल से आपके सेशंस लेंदी अपलोड हुआ करेंगे, थोड़े से बड़े सेशंस अपलोड हुआ करेंगे, ज़्यादा आर्टिकल्स उसमें हुआ करेंगे जो शाम वाली वीडियो है। लेकिन आज का सेशन छोटा क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है जा रहा है, इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। तो आज भी वही हालात होने वाले थे कि वो वीडियो नहीं आता। हालांकि पीपीटीज वगैरह सब कुछ रेडी हैं लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ये हालात यहाँ पर होने वाले थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी और सभी लोग यहाँ पर इन वीडियोस के साथ में एंगेज रहेंगे। तो आज जो भी आर्टिकल्स का डिस्कशन करूंगा वो थोड़ा सा क्रिस्प वे में रहेगा, मतलब खाली काम की चीज़ें जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है इम्फाल के ईमा मार्केट के बारे में। तो आपने थंबनेल में देखा दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार, तो दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार यही है ईमा मार्केट। ईमा मार्केट कहाँ पर है, इम्फाल के अंदर है। इम्फाल कहाँ पर है, इम्फाल बेसिकली मणिपुर की कैपिटल है, ये आप सभी लोगों ने पता होना चाहिए। तो ये ईमा मार्केट न्यूज़ में क्यों आया उसको समझने से पहले आपको समझना होगा इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार आखिरकार क्यों बोल रहे हैं। महिला बाजार का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पूरे मार्केट में जितनी भी दुकानें होती हैं, जितने भी स्टॉल्स यानी ठेले होते हैं, वो सारे के सारी महिला ही लगाती हैं। यानी कि आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा ये मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर सारी महिला ही होती होंगी। हाँ बिल्कुल, यानी पुरुष अपनी दुकान वहाँ पे नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही समझ रहे हो। अगर मान लो किसी पुरुष ने यहाँ पे दुकान लगा दी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हम डिटेल से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में है तो आपको अपने सिलेबस से लिंक करना होगा। जीएस पेपर नंबर 2 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा एक चीज़ और, सर आपने ये तो बताया नहीं कि इम्फाल मार्केट न्यूज़ में क्यों आया। तो न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर पर कुछ पिक्चर्स यहाँ पर पोस्ट करी और उन पिक्चर के अंदर देखने को ये मिलता है कि ये मणिपुर के इस ईमा मार्केट के अंदर विजिट कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से इस मार्केट को घूमा है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पूरे मार्केट को विजिट किया, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मार्केट न्यूज़ में आ चुका है। और इस मार्केट को विजिट करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि ये मार्केट जो है ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नारी शक्ति का, वेमेन पावर का। तो आप लोग भी यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेमेन का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मार्केट में, जिससे डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे लगातार ग्रो हो रही है। अब ये जो मार्केट है इसको हम लोग ईमा मार्केट बोलते हैं, ईमा केतल बोलते हैं। ईमा का मतलब है यहाँ पर मदर से, माँ से यहाँ पर संबंधित है ईमा, ठीक है ना, मदर से रिलेटेड है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑल वेमेन मार्केट भी बोलते हैं। ये पूरे एशिया में कुछ इस प्रकार का एक सबसे बड़ा मार्केट देखने को मिलता है जहाँ पर जितनी भी शॉप्स होती हैं वो महिलाएं ही लगाती हैं। तो अपने आप में एक आप कह सकते हो अद्भुत सा मार्केट है जहाँ पे सारी की सारी वेमेंस होती हैं। लगभग 3,000 के आसपास यहाँ पे मदर्स आपको देखने को मिलेंगी, यानी ईमास देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग दुकानों को चला रही हैं। और ये जो मार्केट है ये बेसिकली यहाँ पर आप देखो बीच में से रोड जा रही है और दो साइड में ही बटा हुआ है। बीच में से रोड जा रही है, एक साइड में इधर लाइन से ठेले लगे हुए हैं और एक साइड में इधर से लाइन से ठेले लगे हुए हैं। एक साइड में जो ठेले लगे हुए हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियाँ हैं वो मिल रही हैं, फ्रूट्स, फिश या घर का जो सामान है वो सब मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये मार्केट देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये आपने देखा। फिर उसके बाद में मैंने जैसा बोला कि जो मेल वेंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेल वेंडर यानी कि जो पुरुष है कोई, अब मान लो यहाँ पे वो कोई दुकान लगाना चाहता है तो क्या वो लगा सकता है, अपना ठेला लगाना चाहता है तो लगा सकता है, ऐसा नहीं है।
उसको यहाँ पे पूरी तरह से इस पूरे मार्केट से अलग रखा गया है। कोई भी मेल वहाँ पे इस प्रकार से मार्केट में कोई स्टॉल नहीं लगा सकता, कोई शॉप नहीं लगा सकता। इनफैक्ट साल 2018 में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उन्होंने क्या किया, एक लीगल एक्शन अनाउंस कर दिया। इन्होंने ये बोला मणिपुर म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 2004 के तहत आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर कोई मेल वेंडर यहाँ पे कुछ सामान बेचता है इस मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट केवल और केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस वजह से इस मार्केट का इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो अब जब वेमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, नारी शक्ति की बात आती है, तो उसमें एक बहुत अच्छी तरीके से एक बेस्ट एग्जाम्पल का आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपके पास में एज ए एग्जाम्पल भी आ गया और आपके करंट अफेयर के लिए भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसका इतिहास देखें तो जो ईमा मार्केट है ये काफ़ी पुराना है, सेंचुरीज ओल्ड है, 100 साल पुराना देखने को मिलेगा। इसका जो ओरिजिन हुआ था ना, ये बहुत पुराना है। एक समय पर पुराने ज़माने में बॉन्डेड लेबर सिस्टम हुआ करता था, यानी उस सिस्टम में जो आदमी हुआ करते थे उनसे यहाँ पर मतलब उनको कंपलसरी बोला किया करता था, यानी उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ करती थी, उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी हुआ करता था, अनिवार्य हुआ करता था कि उन्हें कुछ समय मिलिट्री में गुजारना है, कुछ समय यहाँ पर सिविल प्रोजेक्ट्स में गुजारना है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं ना, जो आदमी है घर से, वो अलग ही रहा करते थे उस समय पर। तो जो वेमेन है उनको अपना घर मैनेज करना पड़ता था। तो घर जब मैनेज करना पड़ता था, घर चलाना पड़ता था, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक मार्केट सिस्टम को डेवलप किया जो आज के समय पर इस ईमा मार्केट के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर जो सिस्टम मैंने आपको बताया सेंचुरीज पुराना है, अंग्रेज़ों के समय से आप देखोगे जो सिस्टम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ये छोटा सा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इक्शक से रिलेटेड। इक्शक क्या है? इक्शक बेसिकली यहाँ पर थर्ड शिप है ऑफ सर्वे वेसल, जो कि यहाँ पर जिसको लॉन्च किया गया अभी चेन्नई के अंदर। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखना इक्शक। इक्शक बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास में 4 बड़े बड़े वेसल्स हैं, सर्वे वेसल जो है, जो कि सर्वे करने का काम करते हैं, नहीं 4 जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, है ना, इसमें से यहाँ पर एक जहाज़ आपको ये इक्शक देखने को मिलेगा। इसको रिसेंटली अभी लॉन्च कर दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है, ठीक है ना। तो इस शिप का जो नाम है इक्शक, इसका मतलब है गाइड। इस शिप को किसने बनाया है? इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, और साथ ही साथ में लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर बनाया है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा, यहाँ पे कुछ भी खास बात नहीं थी, इसको मैंने लगा दिया बस, न्यूज़ में था। तो इक्शक से रिलेटेड जैसे यहाँ पे आपसे INS अस्त्रधारिणी या ऐसे ऐसे अलग अलग वेसल्स को रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते तो आपसे पूछा जा सकता है इक्शक क्या है, तो बता देना भैया यहाँ पर इक्शक एक सर्वे वेसल, एक जहाज़ है ना। बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है ब्लू बगिंग। तो ब्लू बगिंग क्या है, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये आर्टिकल आपका GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द हिंदू और वेरियस न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था। समझेंगे ये जो ब्लू बगिंग है वो क्या होता है। न्यूज़ क्या है पहले इसको समझते हैं। न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने हाल ही में ये देखा कि बहुत सारे जो ऐप्स हैं, ऐप्स यानी कि जो एप्लीकेशन है फ़ोन के अंदर, वो आप कह सकते हो ढेर सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि वायरलेस कनेक्ट होती हैं। आपका लैपटॉप हो गया, है ना, बहुत सारे आज के समय पर जो ईयरफोन्स होती हैं आपको पता होगा वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रही हैं, है ना। तो जो ब्लूटूथ वाला सिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया, क्योंकि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो। तो ये जो ब्लूटूथ वाला सिस्टम है ना, इसको हैक किया जा सकता है, और जो हैकर्स है ना, उसको हैक करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसी को यहाँ पर ब्लू बगिंग बोला गया है। ब्लू बेसिकली यहाँ पर ब्लूटूथ से रिलेटेड यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। तो ब्लू बगिंग क्या है? तो ब्लू बगिंग बेसिकली एक प्रकार की हैकिंग है। क्या करना, आपके जितने भी ब्लूटूथ कनेक्शन वाले डिवाइस होते हैं ना, उसको यहाँ पे हैक कर सकता है ब्लू बगिंग। अगर मान लो आपका डिवाइस या जो फ़ोन है, अगर मान लो ये हैक हो चुका है, तो इससे क्या होगा, इससे जिस व्यक्ति ने हैक किया है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपकी कॉल्स को सुन सकता है, आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है ना, या फिर जो कॉन्टैक्ट्स उनको चेंज कर सकता है, उनको चुरा सकता है। इतना तक यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आने वाले समय पर एक खतरनाक तरीके से साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय पर जो ब्लूटूथ है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और खासकर अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ खुला रहता है या आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका ब्लूटूथ खुला रहता है, तो जो हैकर्स हैं उनके हाथ में यहाँ पर बहुत आसानी से आपका डेटा आ सकता है। और खासकर आज के समय पर मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि बहुत सारे डिवाइस आते हैं जिसमें ब्लूटूथ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब समझ रहे हो, जैसे ईयरफोन्स आ रहे हैं ब्लूटूथ वाले, उसमें ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जैसे आप ऑन कर दो, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ब्लूटूथ ऑन है और आपके थोड़े से करीब में ही यहाँ पर कोई ये हैकर बैठा है, लगभग आपके 10 मीटर रेडियस के अंदर यहाँ पर वो हैकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके डिवाइस को हैक कर सकता है इस ब्लूटूथ के माध्यम से। इसी को हम लोग ब्लू बगिंग बोलते हैं, ठीक है ना।
तो हैकर क्या करता है, यहाँ पर हैकर क्या करेगा, देखो आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ओपन है, तो आपके फ़ोन के जो ब्लूटूथ या फिर कोई भी डिवाइस का ब्लूटूथ है उसके साथ में पेयर करेगा अपने डिवाइस को, और जैसे यहाँ पर एक कनेक्शन बन जाएगा, हैकर्स वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो डेटा है वो निकाल सकता है। वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर को जिसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं वो आपके डिवाइस के अंदर डाल देगा और उससे यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकेगा, यानी कि आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है या कोई भी डिवाइस है वो हैक हो जाएगा। तो ब्लू बगिंग यहाँ पर हो सकता है कोई भी ब्लूटूथ वाले डिवाइस में, ये मैंने आपको बताया। और मान लो यहाँ पर कितनी दूरी पर होगा, यानी कि जो हैकर है ना वो बेसिकली अगर 10 मीटर के रेडियस के अंदर है तो, और आपका ब्लूटूथ उतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओपन है, तो कहीं ना कहीं वो जो हैकर है वो आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में जो हैकर्स है इस रेंज को बढ़ा भी सकता है, उसके लिए उसको बूस्टर एंटीना चाहिए। बूस्टर एंटीना का इस्तेमाल करके अपनी रेंज को बढ़ा भी सकता है, यानी कि आप थोड़े से ज़्यादा दूर भी होंगे तो भी यहाँ पर वो हैक कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब बात यह आती है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा है इस ब्लू बग का। तो इसमें ढेर सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि वायरलेस ईयरबड्स देखने को मिलेंगे। इनको हैक करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, तो तुरंत ही एक तरीके से डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, बहुत आराम से जो ब्लूटूथ है वो ओपन हो जाता है। इनके अंदर ऐसी सेटिंग होती है क्योंकि जैसे आप ऑन करोगे ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। ये हो गए, या फिर कुछ ऐसे ऐप्स हो गए जो कि यहाँ पर वायरलेस वाले होते हैं, जो कि वायरलेस डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया, इसके माध्यम से यहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ब्लू बगिंग क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ऑस्त्रा हिंट 2022 जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, यानी दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है ऑस्त्रा हिंद 2022। अभी जो ऑस्त्रा हिंद 2022 है ना, ये आपको नाम से पता चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर इस अभ्यास को किया जाता है। हमारी इंडियन आर्मी और साथ ही साथ में जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी है इनके बीच में ये अभ्यास होता है, और ये अभ्यास अभी 2022 में भी हो रहा है। कहाँ पे हुआ है, राजस्थान के अंदर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस है वहाँ पर। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यहाँ पर होता है कि इन दोनों कंट्रीज़ की, देखो अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग यहाँ पर अभ्यास किए जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इनका एकमात्र मकसद ये होता है कि कैसे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, कैसे यहाँ पर इनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और साथ में जब दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ मिलकर अलग अलग अभ्यास करती हैं, एक दूसरे को अनोखी चीज़ें सिखाती हैं, तो इससे डिफेंस कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो ऑस्त्रा हिंद है ना, ये हर साल होता है और हर साल होगा भी, ऑल्टरनेटिवली होगा। कभी इंडिया यहाँ पर इसको होस्ट कर रहा होगा, कभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा होगा, कभी इंडिया में होगा ये, कभी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये यहाँ पर ऑस्त्रा हिंद है। नाम से पता है कि हाँ कौन से देश के साथ में कंडक्ट किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इसको कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिमालयन याक के बारे में चर्चा की जा रही है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। आर्टिकल थोड़े दिनों पुराना हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि शाम वाले वीडियो में कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्किप हुए हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हिमालयन याक के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो इस प्रकार से आपको ये लंबे बाल वाला हिमालयन याक देखने को मिलता है। जैसे गाय भैंस की प्रजाति होती है ना, उसी कैटेगरी के अंदर ये आता है हिमालयन याक। तो हिमालयन याक को रिसेंटली क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइड से इसको फूड एनिमल का टैग दिया जाता है। फूड एनिमल का टैग का मतलब है कि अब इसका जो दूध है या फिर इसका जो मीट है वो भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। अब इसको एक पहचान मिल जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको लोग पालना शुरू करेंगे। जो भी यहाँ पर इसका पालन कर रहे हैं, इससे यहाँ पर ढेर सारा पैसा कमा सकेंगे, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसकी एक तरफ पॉपुलेशन कम हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर इसको मीट की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर मिल्क इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक मेजर फोकस है इसको फूड एनिमल टैग देने का। किसने ये दिया है टैग, ये FSSAI ने दिया है। आपसे सवाल बन सकता है। नाउ इन याक की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी याक होती हैं। एक होती है डोमेस्टिक, यानी कि जिसको पाल सकते हैं, और एक होती है वाइल्ड वाली, यानी कि जंगली वाली याक होती है। जो डोमेस्टिक याक होती है जिसका नाम है बोस ग्रूनेंस, और दूसरा यहाँ पर वाइल्ड याक जो है वो है बोस म्यूटस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये याक कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो ये याक आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगी। हिमालयन रीजन जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उसके बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर आपको ये वाइल्ड याक देखने को मिलता है। और खासकर इन एरियाज़ के बाद यहाँ पे तिब्बत के अंदर, तिब्बत के साथ साथ मंगोलिया और रशिया के अंदर भी ये हिमालयन याक पाए जाते हैं। इस हिमालयन याक को लेकर एक नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया है। हमारी सरकार ने यहाँ पर इस सेंटर को एस्टेब्लिश किया था 1989 में।
कहाँ पर है ये सेंटर? अरुणाचल प्रदेश के दिरांग के अंदर ये सेंटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस याक के ऊपर रिसर्च कर कर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इन याक की एक जनगणना भी की गई थी साल 2019 की, यहाँ पर इनकी एक जनगणना है। उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि इनकी जो संख्या है ना वो 58,000 के आसपास है। 2019 में याक की जो संख्या है वो 58,000 के आसपास देखने को मिल रही थी, जबकि यहाँ पे बताया ये जा रहा है, इसको जब आप साल 2012 से कंपेयर करोगे ना तो साल 2012 के कंपैरिजन में अभी याक की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। 25% से गिरावट देखने को मिली है, लगातार इनकी संख्याएं कम होती जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालय वाले रीजन के अंदर बहुत सारे लोग इन याक को पालते हैं। अब इनको पालते हैं तो इनका दूध निकलता है, उसको बेचते हैं, दूध वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं, इसका मीट बेचते हैं, इसका मीट कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो यूज़ है ना वो लोकल कंज्यूमर ही तक ही है बस, जो वहाँ के यानी कि पहाड़ों के अंदर पाया जाता है, तो पहाड़ों में ही जो लोकल एरिया में लोग हैं वही यहाँ पर इसका मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वही यहाँ पर इसका मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि अब इसको क्या किया गया, FSSAI का टैग दिया गया, फूड एनिमल टैग। इस टैग से क्या होगा, इस टैग से यही फ़ायदा होगा कि अब इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अब यहाँ पर इसका जो मिल्क है या फिर इसका जो मीट है उसका यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेड होगा, लोगों तक यहाँ पर ये पहुँचेगा। और ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करेंगे वाइल्ड याक के, तो प्रोटेक्शन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस हम लोग बोस म्यूटस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो वाइल्ड वाला मतलब याक है, यानी कि जो जंगली वाला याक देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ध्यान में रख सकते हो, यानी कि अभी इसकी संख्या है थोड़ी बहुत, लेकिन इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है वरना आने वाले समय पर खत्म हो सकती है। साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल इसका ट्रेड वगैरह है उस ट्रेड को आप नहीं कर सकते हो। हालांकि कभी कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करनी है इस जानवर के ऊपर तभी व्यापार हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, यानी कि इसको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इसका व्यापार करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर पेनल्टी को चार्ज किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको इस याक के बारे में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। देन अगले आर्टिकल में बात किया जा रहा है निक्षय मित्रा के बारे में। तो निक्षय मित्रा क्या है डिस्कस करेंगे डिटेल से। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाओगे। तो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है दीपा मलिक। जो ये दीपा मलिक है ना, इनको अभी निक्षय मित्रा का एम्बेसडर बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निक्षय मित्रा के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो अभी दीपा मलिक यहाँ पर इसकी एम्बेसडर बनी है। बाकी इस निक्षय मित्र के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। जो बेसिकली यहाँ पर निक्षय मित्र है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे ये क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंडर में आता है, ठीक है ना। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने कंट्री में जो टीबी से पीड़ित पेशेंट्स हैं ना उनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें, हर तरीके से उनको सपोर्ट दें ताकि उनको हम लोग बचा सकें और टीबी से यहाँ पर उनको राहत दिलवा सकें। तो इस निक्षय मित्र प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि देखो बहुत सारे टीबी पेशेंट्स होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित पेशेंट्स होते हैं, उनके प्रति बहुत भेदभाव होता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस निक्षय मित्र का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि उनके प्रति जो भेदभाव हो रहा है ना उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना और उन सभी लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशनल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ताकि वो जो व्यक्ति है वो एक हेल्दी लाइफ को जी सके और उसको टीबी से मुक्त हम कर सकें। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी NGOs हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए या और कंपनियां हो गई, है ना, इन सबको हम आगे लेकर आएंगे ताकि वो इन टीबी से पीड़ित पेशेंट्स की मदद कर सकें। ये बेसिकली यहाँ पर निक्षय मित्र का काम है। इसमें कितना टाइम दिया गया है, तो देखो यहाँ पे बोला गया एक व्यक्ति को हम सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे इस प्रोग्राम के अंडर में लगभग 1 साल तक, 1 साल से 3 साल तक यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। चाहे वो कोई भी ब्लॉक, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो हमारे देश में, उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो भी टीबी से पीड़ित होगा, ठीक है ना। आपको टीबी के बारे में पता ही है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट करती है और ये फैल भी सकती है। यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ये ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को यहाँ पे टीबी हुआ है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है ना, अगर उस ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी यहाँ पर टीबी होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं।
इसके काफ़ी सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर खांसी आना, बुखार आ जाना, है ना। उसके बाद में ऐसे कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, भूख ना लगना, और भूख नहीं लगती उसके बाद वेट लॉस आने लगता है, शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। तो ये यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अंदर ब्लैक कोरल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक कोरल्स के बारे में चर्चा अभी रिसेंटली की गई थी संडे में मेरे ख्याल से, है ना। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको लेकर सवाल बन सकता है। देखो कोरल क्या होते हैं, आपने देखा होगा समुद्र में कुछ इस प्रकार से रंग बिरंगे ये कोरल देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग पोलिप भी बोलते हैं, पोलिप्स, है ना। अब ये कोरल क्या होता है, एक तरीके से ये कोरल ग्रो हुआ, एक मर जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरा निकलता है, फिर मर जाता है, फिर दूसरा निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और ऐसे ग्रो करते रहते हैं। बहुत सारी जो मछलियाँ हैं ना, वो इन कोरल्स को खाती भी हैं या इनमें छुप भी जाती हैं। बहुत सारी मछलियों को जो बड़ी मछली खानी आती है तो वो छोटी मछलियाँ छुप भी जाती हैं यहाँ पर इन कोरल्स के अंदर। तो ये इन कोरल्स का काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। हुआ क्या, अभी रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कोरल पाया है। ब्लैक कोरल की 5 नई प्रजातियां मिली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कोरल न्यूज़ में है। तो जब हम लोग बात करते हैं ब्लैक कोरल की, तो ये जो ब्लैक कोरल है ना, ये कहाँ पे मिलता है, जो गहरे पानी है, लगभग यहाँ पर 8000 मीटर की गहराई में यहाँ पर ये ब्लैक कोरल मिलता है। ये कोरल्स बहुत पुराने होते हैं, ये कोरल्स लगभग 4-4 हज़ार साल तक जीवित रह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। फैदर की तरह, है ना, जो फैदर है बुशेस है उसकी तरह यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जीवित कैसे रहता है, देखो उसके ऊपर एक काई जम जाती है ना, जूजेंथेलाई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस काई और इस कोरल के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। उस काई की वजह से ये कोरल जीवित रहता है और उस कोरल की वजह से वो काई जीवित रहती है। तो इन दोनों का एक कनेक्शन देखने को मिलता है। अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से कोरल भी मर जाता है, काई भी मर जाती है। और अगर अलग हो जाते हैं उसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो वही बात आपको कोरल्स के बारे में देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर कुछ 5 नई प्रकार की कोरल्स मिली हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोरल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बस खाली इतना जान लेना कि जो भी यहाँ पर गहरा पानी होता है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रंग बिरंगी कोरल्स होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देखो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ढेर सारी मछलियाँ देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो वो सब यहाँ पर इसको खाते भी हैं और खाने के साथ साथ यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कोरल्स के इस प्रकार से ढेर सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही जो कोरल्स है इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान में रखना, ये कोरल्स अभी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। तो ये था ओवरऑल आज का डिस्कशन। देखो आज मैं जो पीपीटी है ना उसको हिंदी में भी कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, कर दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि यार मतलब जो पूरा पावर पॉइंट है पूरा लैग हो रहा था, मैंने कोशिश की थी, पूरा लैग हो रहा था, मतलब स्लाइड चल ही नहीं रही थी इसके अंदर। तो फिर इसको मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि करूँगा नहीं, मतलब इतनी बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पीपीटीज़ को यहाँ पे हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान ना होना। चलो इसी के साथ में करते हैं सेशन को एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।